आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10 और मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। कल नजीबाबाद में पुलिस हिरासत में हुई एक युवक की मौत से वहां पर काफ़ी हंगामा हो गया था। भारी पुलिस की मौजूदगी में युवक का पोस्टमार्टम करवाए जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार भी पुलिस सुरक्षा के बीच ही करवाया गया था। हादसे के बाद एसपी बिजनौर ने बताया कि युवक नशे का आदी था। पुलिस को उसकी जेब से नशे की गोलियां भी बरामद हुई थी। वो जब थाने लाया गया तब भी वो नशे में ही था। एसपी ने बताया कि उसे तुरंत पूजा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि युवक की मौत हार्ट अटैक होने के चलते हुई है। हम आपको बता दें कि गांव अकबरपुर चौगावा में ग्राम प्रधान के घर से अनाज चोरी के आरोप में पकड़े गए सुनील की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, जिसके बाद युवक के परिवार और किसान नेताओं ने पुलिस की पिटाई से उसकी मौत होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के अकबरपुर चौगावा गांव के प्रधान द्वारा रात में लगभग 1:30 बजे सूचना दी गई। 112 नंबर पर 112 की पीआरवी गई। लगभग 2 बजे थाने पर ले आई। एक व्यक्ति को सुनील नाम का व्यक्ति था जो 33 वर्ष का था, थाना हल्दौर क्षेत्र का रहने वाला था। चोरी में पहले भी जेल जा चुका था। चोरी करते हुए प्रधान ने इसको रंगे हाथ पकड़ा था। जामा तलाशी में इसकी जेब में नशे की गोलियां मिली थी। नशे की हालत में था। स्थानीय अस्पताल पूजा अस्पताल में ले जाया गया सुबह, जहां पर दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। बिजनौर के काजीपाड़ा में सनराइज सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कई डॉक्टरों ने लोगों का चेकअप किया। इस कैंप पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और फ्री में ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टरों को बताया। इस कैंप में दवाई भी फ्री में ही दी गई। सोसाइटी के अध्यक्ष ने बताया कि उनकी सोसाइटी बीमारों का इलाज और बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करती है। हाँ, नाम बताइए आप अपना। रसीदन। आज यहाँ पे कैंप लग रहा है, क्या परेशानी, क्या बीमारी है आपको? बस मेरे तो पैरों हाथों में दर्द रहा और आँखों में भी परेशानी हो रही। अच्छा, नंबर आ गया आपका? भी नहीं आया? हाँ आ गया, लंबर ही हो आँखों वाला। अच्छी बन गई आपकी? हाँ। ये किसी तरह का कोई पैसा ले रहे हैं? ना ना। फिर ये दवाई भी फ्री देंगे? अच्छा, नाम बताइए अपना। अमीरुद्दीन। क्या परेशानी है आपको आज? मेरे आँख में दिक्कत है। अच्छा जी, दिखा दिया आपने डॉक्टर? अभी दिखाऊंगा। अच्छा, अभी नंबर नहीं आया। कैसे पता चला कि यहाँ पे कैंप लग रहा है? पता चला सुबह ऐलान हुआ था। अच्छा, कहाँ पे ऐलान हुआ था? यही कल ऐलान हुआ था यहीं काजीपाड़ा में। अच्छा, कैंप लगेगा जी। जी, नाम बताइएगा। मेरा नाम फैसल वसी है। आज आपकी तरफ से ये कैंप लगाया गया है, ये क्या मकसद है लगाए जाने का और इसमें क्या क्या फैसिलिटी मुहैया कराई जा रही है पब्लिक? हमारी एक सोसाइटी है सनराइज सोशल वेलफेयर सोसाइटी, उसके थ्रू हमने कैंप लगवाया फ्री मेडिकल कैंप। इसमें क्या है, जितने भी गरीब लोग हैं जो आकर के अपने आप को दिखाना चाहते हैं उनको फ्री जो है ना दिया जा रहा है प्रेस्क्रिप्शन, और उसके बाद फ्री दवाइयाँ हमारी तरफ से दी जा रही हैं हमारी सोसाइटी की तरफ से। कितने डॉक्टर आपने बिठा रखे हैं? हमने 6-7 डॉक्टर बैठा रखे हैं। इसमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, इसमें जनरल फिजिशियन बैठे हुए हैं, इसमें आई स्पेशलिस्ट बैठे हैं और इसमें डेंटिस्ट बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो आपने डॉक्टर बिठाए हैं इनमें कोई सरकारी डॉक्टर भी है, सब प्राइवेट? नहीं, इनमें सब प्राइवेट डॉक्टर्स हैं। प्राइवेट डॉक्टर हैं। तो आपने कुछ अनाउंसमेंट वगैरह कुछ किया था यहाँ पे मोहल्ले में? जी, हमने अनाउंसमेंट करवाया था जी कि कल को कैंप लगेगा और ऐसे ऐसे आकर के आप लोग दिखा सकते हैं। सब बहुत आए यहाँ पर, 400-500 लोग आकर दिखा के जा चुके हैं। 200-300 लोगों के पेशेंट्स के नाम और लिखे हुए हैं, उनको भी दिखाना है। कितने लोगों का टारगेट बना के चलते हैं आप लोग जब इस तरह के कैंप? हम लोग 800 से 1000 का टारगेट लेकर के चलते हैं। अच्छा, इसके लिए कुछ प्रशासन की तरफ से आपको मदद होती है? नहीं, अभी हमारी तरफ से कोई मदद नहीं होती। अभी हमारा अपना ही वो चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है। कितनी पुरानी सोसाइटी है आपकी? ये सोसाइटी हमारी इनिशियल स्टेज पे है, अभी 6-7 महीने पुरानी सोसाइटी है। अच्छा, ये क्या मकसद है इस सोसाइटी को बनाए जाने का और किस तरह से आप लोग काम करेंगे? इस सोसाइटी को बनाए जाने का मकसद ये है कि हम लोगों को गरीबों को अच्छा एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, गरीबों के पास फ्री मेडिकल कैंप पहुंचने चाहिए, प्लांटेशन होनी चाहिए, और जो कि परेशान रहते हैं गरीब, उनको खाने वाने के लिए परेशान रहते हैं, उनको खाना पहुंचाना है। एजुकेशन के मामले में किस तरह से आपकी सोसाइटी काम करेगी और किस तरह से लोगों की मदद की जाएगी? हमारा मकसद ये है कि जो बाल मजदूरी करवाते हैं उनके घर पे जा करके हम उन्हें कहेंगे कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पढ़ाने के बाद में जो लोग बच्चों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि उनको पैसा आएगा तभी घर चलेगा, उनको हम घर पर राशन पहुँचवाएंगे। जब बाल मजदूरी की आपने बात की है,
के आप देख सकते हैं कि चाय की दुकान हुई या होटल हुए, इन पे काफ़ी बच्चे जो नाबालिग हैं वो काम करते हुए पाए जाते हैं। तो इसमें आप किस तरह से सहयोग करेंगे कि उनका बचपन खत्म ना होने पाए? हम उनका बचपन ख़त्म ऐसे नहीं होने देंगे कि उनके माँ बाप से जाके बात करेंगे, कहेंगे इन्हें पढ़ाई करवाओ, पढ़ाई कराने के लिए पैसा हम देंगे, उनके घर पर राशन हम पहुँचाएंगे, और अगर उसके बाद में भी वो नहीं मानेंगे हम उस पर कानूनी वो भी कार्रवाई करवाएंगे उनके लिए। सवारा में पीर के बाजार में एक दुकान में चोरों ने चोरी कर ली। दुकान मालिक ने बताया कि चोर उसके गले में रखे हुए रुपए ले गए। सुबह जब सलीम अपनी दुकान पर पहुंचा तब उसे चोरी होने का पता चला। चोरी की सूचना पुलिस को दे दी गई है। क्या नाम है आपका? मैं सलीम क्या मामला है भैया? ये रात दुकान में 5 गए 6 सुबह गए दुकान में, रात 12 के बाद में चोरी हुई। अच्छा, क्या क्या गया भैया? भाई 17-18 हज़ार रुपये रखे थे, वो चोरी हुई है। तो पीछे से रास्ता पर घर से आके वो आपको कब पता चला? जब सुबह 8 बजे दुकान खोली जब आके पता चला। आपने इसकी सूचना थाने में दे दी? जी थाना अध्यक्ष साहब को सूचना दी। हमारा पूरा व्यापार मंडल लोग साथ गए थे, उन्होंने व्यापार मंडल की तरफ से हमने सूचना दी। यूक्रेन से भारतीय छात्रों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच बिजनौर के गांव पेजनिया का रहने वाला कार्तिक त्यागी भी अपने घर वापस आ गया है। कार्तिक भी यूक्रेन में रहकर MBBS कर रहा था। उसके सही सलामत घर वापस आ जाने से परिवार में त्योहार का सा माहौल बना हुआ है। लोग उससे मिलने और हालचाल मालूम करने के लिए उसके घर पर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिक त्यागी है। मैं पेजनिया का रहने वाला हूँ। मैं यूक्रेन में टीएनप्रो में MBBS कर रहा था। मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। एंड अभी जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन में काफ़ी भयंकर स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। मैं तो फिर भी चलो आ गया हूँ, पर अभी भी काफ़ी बच्चे हैं जो वहाँ पे रह गए हैं। तो हमारा जो हुआ कि पहले तो 3-4 दिन बंकर में रह जब सब शुरू हुआ था, फिर उसके बाद खाने की थोड़ी बहुत दिक्कत आई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे चलते चलते थोड़ा सामान लाए खाने पीने का, जो मर्जी किया। फिर हमने पहला तो हमारा फोकस यही था कि जितनी जल्दी हो सके हम निकले यहाँ से। लाइक हम पहले तो बस देखी, ट्रेन्स देखी, पर ट्रेन्स में हो रहा था कि यूक्रेनियंस इंडियंस को बैठने नहीं दे रहे थे, तो उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। और बस वालों ने तो रूट्स ही बंद सारे कर दिए थे। तो फिर करते करते जब बस वालों से बात की, हमारे जो मतलब कंपनी थी जो यूनिवर्सिटी तो उन्होंने हेल्प की, तो जब बस से बात हुई तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम आपको बॉर्डर तक छोड़ देते हैं। बट फिर वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी। लाइक एक टिकट की कॉस्ट 15,000 कुछ थी, 15,000 एक टिकट की कॉस्ट, जो काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम के हिसाब से। तो फिर भी चलो ठीक था। तो फिर हम सब ने बसें अरेंज की। फिर 27 आवर्स की हमारी पूरी जर्नी थी, टिनिप्रो से लेकर रोमानिया बॉर्डर तक। फिर हम रोमानिया बॉर्डर पर पहुँचे, तो वहाँ गए। तो पहले तो हो रहा था कि 50 यूक्रेनियंस को निकाल रहे थे, फिर 1 इंडियन को, बिकॉज वहाँ पे मिनिस्टर्स मौजूद थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ पे रोमानिया में थे, तो उन्होंने सेपरेट लाइन कर दी। तो हम फिर धीरे धीरे काफ़ी फास्ट सारा काम होता गया, काफ़ी फास्ट। फिर हम रोमानिया बॉर्डर पहुँचे, वहाँ से हमें शेल्टर पहुँचाया गया। वहाँ पे एम्बेसी वाले थे, तो वहाँ पे NGOs थे और एम्बेसी वालों ने पूरा खाने पीने की रहने की व्यवस्था कर रखी थी। मैं वहाँ 2-3 दिन रुका। मैंने वहाँ पे वॉलंटियर भी किया, काम में हेल्प की, सब कुछ। फिर एक टाइम ऐसा है कि वहाँ पे एम्बेसी वाला कोई रहा ही नहीं था। स्टूडेंट को हम ही स्टूडेंट अपने आप में ऑर्गेनाइज कर रहे थे सब कुछ, क्योंकि एम्बेसी थोड़ी बिजी हो गई थी, तो कोई बचा नहीं। तो फिर इसमें वॉलंटियर कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सब कुछ देख लीजिए। तो 2-3 दिन से सारा खाने पीने का मैं ही कोऑर्डिनेट करता था। फिर बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए, एक दिन उनसे मुलाकात भी हुई वगैरह। तो फिर वैसे ही उनसे फिर थोड़ी बहुत बातचीत हुई। उन्होंने पूछा कोई वो तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कुछ नहीं। तो अप्लाई किया। फिर करते करते फिर रोमानिया से हम जहाँ पे थे वहाँ पे 10-20 किलोमीटर से भी छोटा सा एयरपोर्ट था, हमें वहीं से फ्लाइट मिल गई इंडिया।